सो डिटर्मिनेंट चेक क्या है आपका पीईडी को चेक करने के लिए? हाउ इजी इज इट फॉर अ कंज्यूमर टू चेंज देयर डिमांड इन रिस्पॉन्स टू प्राइस? If easy to change demand in response to price, elastic demand. If difficult to change demand in response to price, inelastic demand. डिटर्मिनेंट्स करते हैं नेचर ऑफ द गुड. अगर आपकी जो है वो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेसेसिटीज, और नेसेसिटीज में हमारी जो है वो नेसेसिटीज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है. हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि यार नहीं हमने कम कंज्यूम करना है. वी विल बी स्टिल कंज्यूमिंग इट, राइट? मेहदी, मूसा, एवरीवन, फातिमा, अपने वीडियोस ऑन करो ताकि तुम लोगों की जी शक्ल नजर आए मुझे, है पता चले क्या कर रहे हो. मैम, वो फिर फिर इंटरनेट डेफिनेशन में ऑफ द मसला होता है। प्रोडक्ट. नहीं कोई नहीं मसला हो रहा मुझे. ठीक है, मैम जब हो होगा फिर जाएगा हम ना। देखें. चलो चुप करके करो, ठीक है ना? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अगर ब्रॉडली डिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फूड. ठीक है, फूड एक ब्रॉडली डिफाइंड प्रोडक्ट है. क्या है भाई फूड का? कोई कोई ऑल्टरनेटिव तुम लोगों को पता है? मुझे तो कोई फूड का नहीं ऑल्टरनेटिव पता. सही है. सो फूड आपका ब्रॉडली डिफाइंड है. फूड इन्फ्लेशन हुई हुई है पाकिस्तान में आजकल. फूड की प्राइसेस इंक्रीज हुई हुई है उस्मान. ठीक है, फूड की क्या हुई हुई है? प्राइसेस इंक्रीज हुई हुई है. तो क्या हुआ? हमने खाना खाना बंद कर दिया? हम तो खा रहे हैं. इन इलास्टिक डिमांड है. लेकिन अगर चीज बर्गर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल बीफ बर्गर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे चलो चिकन बर्गर खा लेते हैं. बीफ बर्गर क्या हो गया अब यहां पे? नैरोली डिफाइंड प्रोडक्ट हो गया. सो नैरोली डिफाइंड प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? नैरोली डिफाइंड प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है, और ब्रॉडली डिफाइंड प्रोडक्ट की इन इलास्टिक होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हीकल. उस्मान तुम मुझे बताओ अपनी वीडियो ऑन करके कि व्हीकल जो है उसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम. मैम मैं आज दूसरी डिवाइस पे हूँ, इस पे कैमरा जो है वो डिसेबल हुआ हुआ है तो वो ऑन नहीं ओके. हो रहा। ओके ठीक है ठीक है, चलो अब मुझे आंसर कर दो. मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि व्हीकल्स की जो है, तुम्हें क्या लगता है व्हीकल्स की डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? मैम इन इलास्टिक। इन इलास्टिक होगी. मतलब अगर व्हीकल्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो हम फ्लाइंग कारपेट पे तो नहीं बैठेंगे ना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. लेकिन अगर हम कहें कि सिविक 2025 मॉडल, जी। सिविक 2025 मॉडल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ये नैरोली डिफाइंड, हमने नैरो कर दी इसकी डेफिनेशन. ठीक यस। है. हम तो उसकी अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो हम कहेंगे छोड़ो यार. इलास्टिक। हाँ 2020 इलास्टिक हो गई. मॉडल ले लेंगे। यस. ठीक है, बिल्कुल सही है. आगे सबको यहां तक समझ क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं. ये अब सिंपल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी. फॉर एग्जांपल शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, उसकी इतनी अगर कोई किसी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, हम कहते हैं छोड़ो यार हमें क्या, हम लॉरियल ले लेते हैं. अगर फॉर एग्जांपल पेंटीन की प्राइस इंक्रीज हो गई है. अच्छा, स्मॉल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो हम हमारे पेट्रोल, उसका कोई मतलब कोई खास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी पीडी क्या है? इनइलास्टिक है. अच्छा, फिर आपका होता है टाइम अवेलेबिलिटी. अगर आपके पास इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम अवेलेबल टू बाय अ प्रोडक्ट, तो आपके लिए मैंने घर लेना है फॉर एग्जांपल. ठीक है, मैं देखूंगी आराम से, मैं कहूंगी यार प्रॉपर्टी की प्राइसेस, घर है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई अभी लेने की जरूरत नहीं है. मैं कहूंगी यार आराम से देखते हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस का क्या सीन है, उसके बाद मैं ये घर ले लूंगी. तो इलास्टिक डिमांड है. लेकिन गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी हो, मैं बीमार हूं, तो मैं वो ये तो नहीं कहूंगी यार यार मैं ये मेडिसिन बाद में लूंगी, इसकी प्राइसेस कम होंगी तो मैं लूंगी. ठीक है. सो इफ यू नीड समथिंग इन इमरजेंसी, उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इनइलास्टिक. अच्छा, अब ये बात, ये सारी चीजें जो है ना, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जो मोबाइल फोन्स है ना, ठीक है, मोबाइल फोन अगर आपने वैसे ही लेना है तो उसकी डिमांड इलास्टिक है. आप कहोगे यार देखते हैं, ठीक है ना, कौन सा मोबाइल फोन लें, प्राइसेस को तुम लोग देखोगे. लेकिन
मेरा हमेशा मोबाइल फोन तब लेती हूँ जब मेरा मोबाइल फोन खत्म हो जाता है, ठीक है, जो कि मतलब हर साल ही हो जाता है, खराब हो जाता है, वो मुझे इमरजेंसी होती है, मेरी मीटिंग्स हैं, मेरी क्लासेस हैं, तो मैं फिर भाई जो भी मुझे जिस प्राइस में भी मिलता है वो मैं खरीद लेती हूँ. फॉर मी, you know, it becomes, the PD of it becomes inelastic. So it's very important for you to understand, और ये तुम लोगों का कंक्लूजन होता है, इवेल्युएशन होती है काफी क्वेश्चंस की, कि जो ये पीडी एक प्रोडक्ट की होती है ना, it varies from situation to situation and it varies from person to person. हो सकता है कि तुम लोगों के लिए कॉफी नेसेसिटी ना हो, मेरे लिए कॉफी नेसेसिटी है, मेरे लिए उसकी इनइलास्टिक डिमांड है, तुम लोगों के लिए उसकी इलास्टिक डिमांड है. मोबाइल फोन्स फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो मोबाइल फोन्स हैं वो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन मे बी इट्स अ लग्जरी फॉर देम, बट फॉर अस इट्स अ नेसेसिटी. ठीक है, वैसे तो उनके लिए ज्यादा नेसेसिटी है, द वे दे यूज ना. अच्छा, सो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ब्रांड लॉयल्टी एडिक्शन. सो इफ यू आर लॉयल टू अ सर्टेन ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन वाले होते हैं वो कहते हैं यार 6 लाख का हो, 7 लाख का हो, वी डोंट केयर, वी आर गोइंग टू बाय आईफोन. आपकी उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है. बट इफ यू आर नॉट लॉयल टू अ सर्टेन ब्रांड, आपकी ब्रांड लॉयल्टी जो है वो मतलब आप कहोगे यार कोई भी फोन हो जाए बस ठीक है, इट्स ओके, तो आपकी पीईडी क्या हो जाएगी, इलास्टिक. ठीक है, अब ये भी देखो, दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना. अच्छा, फिर उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बीइंग स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट. अगर मेरा हाई प्रोपोर्शन एक प्रोडक्ट पे जो है वो लग रहा है इनकम का, तो मेरे लिए उसकी डिमांड क्या होगी, मेरे लिए उसकी डिमांड जो होगी इलास्टिक होगी. मैंने अगर फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खरीदनी है तो मेरी मतलब इट विल टेक अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ माय इनकम. फॉर मी द डिमांड फॉर इट विल बी इलास्टिक. थोड़ी सी भी प्राइस मतलब यानी कि वो इंक्रीज होगी तो मैं मेरी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. लेकिन अगर मैंने ये एक पेन लेना है, तो पेन जो है वो 20 रुपए का, 30 रुपए का, इट टेक्स नथिंग आउट ऑफ माई इनकम, राइट. तो मेरे लिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक है. 20 रुपए का है तो 30 रुपए का भी हो गया तो कुछ मेरी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ा. लेकिन अगेन दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हाँ शहरियार, अपनी वीडियो ऑन कर लो. सो दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, आपकी जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसकी 100 रुपए दिन की दिहाड़ी है, ठीक है, 100 रुपए जो है वो अर्न करते हैं पर डे, और वो 20 रुपए से 30 रुपए पेन हो गया है ये फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यानी कि इट इज टेकिंग अ ह्यूज चंक आउट ऑफ हिज इनकम. सो व्हाट इट मीन्स इज कि ये जो हमने सारी कहानी अभी डिस्कस की एंड दैट ऑल दैट वी टॉक्ड अबाउट, ऑल दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन. मैं तुम लोगों को अभी इस पे क्वेश्चन भी दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट दिस चैप्टर टू बी फिनिश्ड फर्स्ट. सही है. अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर अदर. वो जिन जिन ने यार वीडियो नहीं ऑन की प्लीज कर लो, ठीक है, बार बार एक ही चीज तुम लोग कहलवाते रहते हो हर वक्त, क्या इशू है, बैठे होते हो वीडियो भी ऑन कर लिया करो, अच्छे ही लग रहे होते हो तुम सब. हाँ चलो, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट 6 पॉइंट कर लेते हैं बिल्कुल. सो 6 पॉइंट ये है कि इफ यू नो a certain product is taking a small proportion of your income. ठीक है, if a certain product is taking a small proportion of your income, तो आपकी उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी कि your responsiveness towards that product in response to change in price. ये पेन है, इस पेन की प्राइस जो है ना फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए है, ठीक है, ये 20 रुपए से 30 रुपए हो जाती है. अगर तुम्हारी इनकम पर मंथ 10 लाख रुपए है, तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा ये कि ये 20 रुपए से 30 रुपए हो गई है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल स्टिल बाय, तुम फॉर एग्जाम्पल 3 पेन खरीद रही थी, तुम 3 पेन ही खरीदोगी. ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड है तुम्हारी इसके लिए, या हो सकता है 3 से 2 दो कर लो. लेकिन अगर एक इंसान है जिसकी जो है वो दिन में ही इज अर्निंग फॉर एग्जाम्पल ओनली 100 रुपी, और ये पेन की प्राइस 20 से 30 हो जाती है हमदा, तो अब क्या होगा, वो 3 पेन पहले ले रहा था, अब वो एक ही खरीदेगा. ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस
ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस विल बी फार मोर देन माइन और योर्स। ठीक है, समझ आ गई ये बात? अहमद, तुम्हें आई है समझ? इतने सारे मैसेजेस करने के बाद कुछ समझ आई है? नहीं मैम। ओ, ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं मैम और इसी क्वेश्चन पे तो मेरे 12 out of 12 आए थे, मुझे याद है। अच्छा, ओके ओके, उसके बाद सिर्फ तुमने फिर अभी तुम ही समझा देते। हाँ, मुझे पहले याद दिला देते तो मैं ये तुम्हारे माइक तुम्हें ही दे देती कि तुम एक्सप्लेन करो। चलो, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने लगे हैं विच इज यूजफुलनेस ऑफ पीईडी। ठीक है, आपको इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन आता है कि इस तरह से क्वेश्चन आता है कि वो पीईडी और वाईडी को मिक्स कर देते हैं, पीईडी और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मिक्स कर देते हैं। वो आपसे ये कहते हैं कि आप ये बताओ कि असेस वेदर पीईडी और वाईडी विल बी मोर यूजफुल टू अ कार मैन्युफैक्चरर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, बाद में तुम लोगों के ये काम आएगा। तो असेस वेदर पीईडी और वाईडी विल बी मोर यूजफुल टू अ कार मैन्युफैक्चरर। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, मैं पहले से ही तुम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखा रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करते हो? आप कहते हो कि देखें, पीडी की डेफिनेशन दे दी, वाईडी की डेफिनेशन दे दी, फिर तुम लोगों ने पीडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बतानी है कि पीडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या होंगी। बट अगर कार मैन्युफैक्चरर की बात नहीं की तो 12 में से 6 मार्क्स देंगे। ठीक है, यू हैव टू टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कार मैन्युफैक्चरर। से पीडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार मैन्युफैक्चरर। और फिर तुम लोगों ने, अगर उन्होंने इनकम वाईडी दिया हुआ है, तो वाईडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फॉर अ कार मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब हम जो करने लगे हैं, हम जेनेरिक करने लगे हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हम जेनेरिक करने लगे हैं, जिसको तुम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होगा फॉर यू टू फेच फुल मार्क्स। मैं ये इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे रही हूं क्योंकि बच्चों को मैं ये डॉक्यूमेंट दे देती हूँ, वो डॉक्यूमेंट का बहुत अच्छा रट्टा लगा लेती हैं, और फिर वो A to Z वो रट्टा जो है ना, वो मुझे नजर आ रहा होता है। और फिर जब मैं उनको 6 मार्क्स देती हूँ आउट ऑफ 12, तो वो क्राइम करते हुए आते हैं कि ये तो हमने आपका ही डॉक्यूमेंट सारा छापा था, तो आपने इतना बड़ा जुल्म क्यों कर दिया। तो वो जुल्म इसलिए होता है कि अगर आपने क्वेश्चन के वर्ड्स को रेफर नहीं किया, कॉन्टेक्स्ट को आपने रेफर नहीं किया, तो मार्क्स भूल जाओ। ठीक है, मैंने तुम लोगों के साथ डॉक्यूमेंट जो तुम लोगों को सेंड किया है, दिस डॉक्यूमेंट इज, ये आप लोगों को बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये जो मैंने तुम लोगों को नोट्स रेफर किए हुए हैं, और तुम लोगों की अपनी भी जो बुक है कैम्ब्रिज वाली, उन दोनों में, इमरान लतीफ के नोट्स में भी और कैम्ब्रिज वाली नोट्स, उन दोनों में ये जो है नहीं है। ठीक है, तो उसको तुम लोगों ने, मैं यहाँ पे ओपन भी कर रही हूँ अब तुम लोगों के सामने, और ये मैंने तुम लोगों को सेंड भी कर दिया है। सो नाउ लेट्स टॉक। सारे हम लोगों को इसमें करने की जरूरत नहीं है, सारे याद करने की भी जरूरत नहीं है। काफी में जो है आप कह लो कि एक ही बात को वो बार बार कहा जा रहा है, रेपिटेशन भी है इसमें। तो वो तुम लोगों ने 2-3 जो है स्ट्रेंथ्स, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस याद कर लो अच्छे से, अपने सारे उसके। ठीक है ना, यानी कि वाईडी की भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस याद कर लो, एक्सीडी की भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस 3 याद कर लो, और पीडी की भी जो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस 3 याद कर लो। आयान, अपनी वीडियो ऑन कर लो, और मुबारक हो हैं क्लास अटेंड करने के लिए। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ये तुम लोगों के सामने शेयर हो रहे हैं ना, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी। अहमद, डॉक्यूमेंट शेयर हो रहे हैं या नहीं, जरा तुम नहीं बताओ। मैम, हो रहे। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो बस मोबाइल, अब साइड पे रख दो। ठीक है ना, जो इतनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी जिंदगी में मसले चल रहे हैं ना, वो बाद में भी सॉल्व हो सकते हैं। ओके सो मैम। आपकी पीडी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं? एक तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सो एक कार मैन्युफैक्चरर कोई फॉर एग्जांपल ले लो, कार मैन्युफैक्चरर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वो उसको ये बताएगा कि उसकी, अगर एज अ कार मैन्युफैक्चरर मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर, मैं तुम लोगों को कॉन्टेक्चुअली इसको समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें बड़ी गड़बड़ें करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर इन
इन अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ कार्स। ठीक है ना? तुम लोग देखो बाहर यूके में ये मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू उतने की ऑलमोस्ट मिलती है जितनी हम लोगों को यहाँ पे करूला सिविक मिलती है। ठीक है, सो वहां और जो है, अगर मैं पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पे हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, यानी कि हम लोग जो गाड़ी यूज करते हैं, हम लोग वो वाली आवाम है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करती। ठीक है, सो वी कांट डू विदाउट इट। हमारे लिए उसकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। तो इसीलिए कार मैन्युफैक्चरर्स हमसे अन्यवाह पैसे निकलवाते हैं। ठीक है, तो अगर इफ यू आर इन अ developing country where public transportation is not easily available, तो वहां पे क्या होगा? आप क्या करोगे? वहां पे पीईडी इनइलास्टिक होगी, तो रिदा क्या करोगे? प्राइसेस को हाई कर दोगे। समझ आई हमदा ये बात? ठीक है, अच्छा, सो आपको ये क्यों हेल्प करती है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए। फिर साथ ही मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मुझे क्या हेल्प करेगी? मुझे रेवेन्यू फोरकास्ट करने पे। सो अगर मुझे पता है, क्या कह रहे हो भाई? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ पॉइंट। मेरी जगह जो है, अभी तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड, वो फ्रेंड तो आया नहीं है आज, ठीक है ना, जिसकी तुमने इतनी हेल्प की थी, लेकिन जो है अयान फ्रेंड भी आया हुआ है। चलो अयान भाई, तुम अपनी वीडियो शेडियो ऑन करो। क्या मैंने पॉइंट बताया है? मैम यही आप बता रही हैं पीडी के यूजफुलनेस टू फर्म्स। तुम अपनी वीडियो ऑन ही कर लो, ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। और कोई बताएगा कि मैंने अभी क्या पॉइंट बोला है? कोई हेल्प करेगा इकान की और अयान की? मैम आपने बोले कि जो हमारा पीडी है ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के काम आता है, क्योंकि इससे हम अपना ठीक है, जो रेवेन्यू है वो फोरकास्ट कर सकते हैं। और क्या बताया? जो कार इंडस्ट्री की एग्जांपल दी है, कार मैन्युफैक्चरर की। मैम आपने बताया था कि कार्स की डिमांड जो है इनइलास्टिक होती है। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। जी मैम, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इनइलास्टिक है, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें इलास्टिक है। तो अगर डेवलपिंग कंट्री में तुम एक आन कार मैन्युफैक्चरर हो, तो तुम प्राइसेस को ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? ज्यादा रखोगे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में प्राइसेस आर हाई, ठीक है, कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अगर तुम डेवलप्ड कंट्री में कार मैन्युफैक्चरर हो, तो तुम अपनी जो अच्छी वाली भी हैं जी, ठीक है, उनकी भी प्राइसेस जो है वो तुम कम रखोगे कंपेरेटिवली, क्योंकि उसकी इलास्टिक डिमांड है। तुम्हें पता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है, तो लोग उसमें बैठ के चले जाएंगे। सही है, समझ आ गई बात की? सो ये मैं इसलिए बता रही हूं, अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देकर बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब जेनेरिक बताती हूँ ना, उसके बाद बच्चों के आंसर्स इतने मुझे मजेदार नहीं लगते, तो इसलिए अब मैं साथ साथ तुम लोगों को जो है वो कॉन्टेक्चुअल वो बता रही हूँ, ताकि आंसर्स भी तुम लोगों को लिखने आए। इससे फायदा क्या होगा? इससे कार मैन्युफैक्चरर को फायदा क्या होगा? जब उसको पता है कि यार पाकिस्तान जैसे कंट्री में मेरी पीईडी, मेरी कार्स की पीईडी इन इलास्टिक है, तो मैं अपनी प्राइसेस को हाई रखूंगा, तो मेरे पास पैसा भी ज्यादा आएगा, रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, आज मैं तुम सबको ओके कर रही हूँ, जाने दे रही हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा मूड इज ओके। ठीक है ना, वरना मैं तुम सबको जो है अभी निकालती, जिन जिन की वीडियोस ऑफ है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो आपकी अगर पीडी जो है वो, मतलब आपने जो है एक कार बना रहे हो आप, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको ये पीईडी कैसे हेल्प करेगा? पीईडी की नॉलेज कैसे हेल्प करेगी? आप कहोगे कि यार कुछ गाड़ियां मैं ऐसी बनाता हूं जिसकी इलास्टिक डिमांड है, बड़ी लग्जरी किस्म की, और कुछ कार्स में ऐसे बनाता हूं जिनकी इन इलास्टिक डिमांड हो। ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन ऐसे करता हूं कि मेरे पास जो है वो दोनों केटर हो, इलास्टिक डिमांड भी हो और इन इलास्टिक भी हो। ठीक है, और एक और चीज भी करोगे, अगर तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों की कार की डिमांड इलास्टिक है, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग ट्राई करोगे कि उसकी, अपनी कार की डिमांड को ज्यादा से ज्यादा इन इलास्टिक करो। इन इलास्टिक कैसे कर सकते हैं हम अपनी डिमांड को? किसी को पता है?
मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इनइलास्टिक कैसे कर सकती हूँ? मैम ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज कर दें। ब्रांड जैसे लॉयल्टी इंक्रीज करूंगी, कैसे करूंगी ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज? मैम जैसे लाइक जो आपकी कार्स होती है, बहुत सी ऐसी कार्स होती है जिनके साथ एक स्पेसिफिक, जो लग्जरी कार्स होती है उनके साथ आता है एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। ठीक तो है, मैम उससे आपको लाइक एक सेंस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी होती है। मैम चलो मैं एक वो बताऊं। कर लो। हाँ बताओ। मैम बेहतर मार्केटिंग करके और बेहतर आफ्टर सेल सर्विसेज रख करके और अपनी गाड़ी बिल्कुल की एडवर्टाइजमेंट बेहतर करके, और जो है जैसे कुछ कंपनीज करती हैं, आपको फर्स्ट या सेकंड ऑयल चेंजेस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड है, वेरी गुड, दोनों ने सही बातें बताई हैं। ठीक है, तो आप अपनी जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज इंक्रीज कर लो, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करो, ब्रांडिंग आप अपनी बेहतर करो, तो आपकी इन इलास्टिक डिमांड होगी। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड समथिंग विच कम्स इन योर एग्जाम्स। सही है। फिर कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज बनाओगे, यही वाली कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज कि यार हम जो है, अगर इफ वी आर इन अ बिजनेस एंड कार इंडस्ट्रीज जो हैं वो in many countries they have highly elastic demand because many countries have good public transportation। ठीक है, तो आप अपने फोकस करोगे कि आप कैसे डिफरेंशिएट करो। जैसे मेहदी ने कहा कि आप अपनी एक बड़ी कोई लग्जरी कार बना रहे होते हो, तो उसमें आप बड़ा एक डिफरेंशिएशन डालते हो, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो हैं वो मतलब उससे ही अटैच्ड होते हैं, ब्रांड लॉयल होते हैं कि यार हमने फॉर एग्जांपल ये BMW ही लेनी है। फिर आप क्या करोगे, इलास्टिसिटी से आपको हेल्प होती है कि आप कंज्यूमर को भी सेगमेंट कर सकते हो। यानी कि मैं जो हूं, आई विल बी टारगेटिंग, यानी कि इफ आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर, तो मैं टारगेट करूंगी, मैं कहूंगी कि यार मेरी जो है वो ये वाली मार्केट, ठीक है, दिस मार्केट इज ऑफ दोज कंज्यूमर्स जिनकी इलास्टिक डिमांड है, दिस मार्केट इज फॉर दोज कंज्यूमर्स जिनकी इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो जिनकी इलास्टिक डिमांड है उनके लिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स बनाऊंगी, ठीक है, और जिनकी इन इलास्टिक डिमांड है उनके लिए मैं जो हूं वो लग्जरी कार्स बनाऊंगी। एंड जो है, हमदा यू कांट हियर मी, और सबको मेरी आवाज आ रही है? हमदा कोई नेट का तुम्हारे इशू है? आई थिंक कि और सबको तो आवाज आ रही है, लेकिन मैं फिर से बोल देती हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ और जो है मैं बना रही हूँ, मतलब मैं कंज्यूमर्स को जो हूँ मैं सेगमेंट कर सकती हूँ किस तरह से, कि मैं कहूँगी यार ये वाली जो मेरी मार्केट है ना, वो है ऑफ दोज कंज्यूमर्स जिनकी इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो इनके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल छोटी वाली कार्स बनाऊंगी कंपेरेटिवली, और ये मेरी मार्केट है जिनकी इन इलास्टिक डिमांड है, तो उनके लिए मैं बड़ी मतलब लग्जरी किस्म की कार्स बनाऊंगी और क्रूजर और ये और वो, और उसकी मैं अच्छी खासी प्राइस रखूंगी, ताकि जो है वो मुझे ज्यादा उनसे रेवेन्यू जनरेट हो सके। समझ आ गई ये बात? फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सप्लाई चेन वाली बेशक छोड़ दो, क्राइसिस मैनेजमेंट भी छोड़ दो, रेगुलेटरी एंड टैक्स कंसिडरेशन ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी काम आता है। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर्स को अब छोड़ते हैं, कभी कभी आता है कि गवर्नमेंट के लिए पीईडी कैसे जरूरी है। कोई मुझे बता सकते हैं शहरियार कि गवर्नमेंट के लिए हमारी नॉलेज ऑफ पीईडी कैसे इंपॉर्टेंट होगी? हाउ विल इट बी हेल्पफुल फॉर अ गवर्नमेंट टू हैव नॉलेज ऑफ पीईडी? आ जाओ भाई, बता दो। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफा। मैम हाँ हाँ, क्वेश्चन एक मिनट मैम रिपीट आपकी कर दो। आवाज वो कट रही है काफी। अच्छा, सबके लिए कट रही है? नहीं मैम, सिर्फ मेरी नहीं नहीं मैम। करती। क्वेश्चन है, हाउ विल नॉलेज ऑफ पीडी बी यूजफुल फॉर अ गवर्नमेंट? हाउ विल नॉलेज ऑफ मैम पीडी मेरे बी से पूछ यूजफुल रही फॉर हैं? अ गवर्नमेंट? मैं शहरियार से पूछ रही हूँ, शहरियार कुरैशी। अ, मैम एक तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट प्राइसेस जो रेगुलेट करनी होती है उसके लिए आई थिंक दैट कुड द पीईडी वुड हेल्प द गवर्नमेंट, अगर उनको ऐसा कुछ करना हो। फिर उसके अलावा जब वो प्राइसेस सेट कर रहे होते हैं और जो स्कीम्स वगैरह मतलब अपनी वो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे होते हैं,
तो अगर उनको पीईडी की नॉलेज होती है तो वो मतलब फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये अगर प्राइस हाइक आई या प्राइस कम हुई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल इकोनॉमी पे। ओके, ठीक है। अब ना तुम क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो, ठीक है। तुमने बड़ा अच्छा, जब शुरू शुरू में जब आए थे तो बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन अब धक्का स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। सो जो है, देखो भाई, इसमें क्या फायदा होता है पीईडी को जानने का, ठीक है। एज अ गवर्नमेंट, इफ आई एम इफ आई एम गवर्नमेंट, तो मेरे लिए क्या इसकी नॉलेज क्या फायदेमंद देगी। एक तो ये कि मुझे ये पता चलेगा कि यार ये जो मैं डीमेरिट गुड्स में, तुम शायद यही बताना चाह रहे थे शहरयार, लेकिन हो सकता है कि सही तरह फॉर्मुलेट नहीं कर सके। जो है, जो डीमेरिट गुड्स हैं उसका मुझे ये पता चलेगा कि यार अगर मैं इस पर टैक्स लगा रही हूं तो कोई फायदा भी होगा या नहीं, ठीक है। अगर इन इलास्टिक डिमांड है, मैं जिन गुड्स पे मैं टैक्स लगा रही हूं, तो मुझे उसके मतलब, अगर सिगरेट्स हैं, मुझे पता है कि यार मैंने जो है वो इन इलास्टिक डिमांड है उसकी, मैंने इस पे टैक्स लगाया, जिन्होंने फूकना है वो तो फिर भी सिगरेट पियेंगे, राइट, दे विल स्टिल स्मोक, तो फायदा नहीं है ना, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ फिर कुछ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चूज करना पड़ेगा। मुझे जो है फाइन्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, या मुझे बैन करना पड़ेगा कि आप जो है वो कवर्ड एरियाज में स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा, गवर्नमेंट को इसकी नॉलेज से ये फायदा होता है कि गवर्नमेंट को खुद टैक्स रेवेन्यू कितना मिलेगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये दिस इज समथिंग जो रिकॉर्डेड है। मिफ्ता इस्माइल जो हमारा एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने सिगरेट्स पे इसलिए नहीं, मतलब उसने कहा हाँ ठीक है हमने सिगरेट्स पे लगाया है इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमें बड़ा, मतलब यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि इसलिए नहीं लगाया कि हमें यूथ की बड़ी फिक्र है, हम इसलिए लगाया है कि हमें पता है कि ये जो है हमें इससे अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब उस पे सिगरेट्स पे ये टैक्स लगा था उस टाइम पे, मैं मतलब यानी कि आई वाज टीचिंग इन ग्रीन हॉल, आई रिमेम्बर, तो मैंने वैसे ही बच्चों को ये बताया, तो उन्होंने कहा हाँ मिस पता नहीं कितने की हो गई है सिगरेट, उन्होंने कहा 1,000 रुपए की डब्बी हो गई आई गेस, उन्होंने कुछ ऐसा बताया मुझे। तो और साथ उन्होंने कहा कि लेकिन हमें कोई जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो कर रहे हैं, ठीक है। सो वो मिफ्ता इस्माइल ने क्यों इस किस्म की जो है वो यूज की थी स्ट्रेटेजी, ताकि उसको टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसा मिले इससे। सो अगर आपको एज गवर्नमेंट इफ यू नो कि आपकी पीईडी क्या है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की पीईडी क्या है, या जिस प्रोडक्ट पे आप टैक्स लगा रहे हो उसकी पीईडी क्या है, तो आप टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। इंशाल्लाह जब तुम लोग पॉलिसी मेकर्स बनोगे और मिनिस्टर्स वगैरह बनोगे तो फिर तुम लोग ये याद रखना, सही है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके वीकनेसेस भी हैं। सबसे बड़ा तो भाई वीकनेस इसका ये है कि आपने हर चीज, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखते हैं। प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप भाई है मतलब सिट्रस पेरेबल्स पे बेस्ड है। हम ये देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज होगी तो एक गुड की जो है वो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो सकती है, लेकिन हम और चीजों को नहीं देख रहे कि भाई इनकम लेवल क्या है, टेस्ट क्या है, प्राइसेस क्या है, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप आइसोलेट नहीं कर सकते ना इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड। फिर एक और चीज कार मैन्युफैक्चरर पे यूज करते हैं टाइम होराइजन। भाई तुम लोगों को बड़ी इमरजेंसी में एक गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब तुम लोगों को एक इमरजेंसी में गाड़ी चाहिए तो तुम लोगों के लिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। अब एज अ कार मैन्युफैक्चरर मैं तो समझ कर बैठी हुई हूं कि जो है वो हम मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है, या फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को याद हो कोविड में जो कार्स की डिमांड है वो एक तरह से आपकी इलास्टिक हो गई थी। खरीदी है भाई हमारे घर में गाड़ियां, यूज ही नहीं हम कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे जो कार की डिमांड थी वो क्या हो गई थी, इलास्टिक हो गई थी। अब वो इतनी हाई प्राइसेस करके एज अ कार मैन्युफैक्चरर में बैठी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार कार्स की डिमांड पाकिस्तान में तो इनइलास्टिक होती है और कोई जो है वो गाड़ी खरीदने को नहीं तैयार, ठीक है। तो आपको टाइम होराइजन्स के लॉन्ग रन में सब चले कहाँ गए हैं। सो लॉन्ग रन में हमारी पीईडी क्या होती है, वो इलास्टिक हो सकती है और शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है, लेकिन दिस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बाय दिस इंटायर पीईडी का जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है। सो इसकी वजह से आपकी ये जो पीईडी की कैलकुलेशंस है ये वीक हो सकती हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो है छोड़ो इसको, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। पीईडी में मैं ये इसलिए बता रही हूँ एक्यूरेसी ऑफ डेटा कि भाई प्राइसेस और डिमांड, आपने प्राइसेस सारी निकालनी है, आपने डिमांड निकालनी है, फिर आपने कैलकुलेट करना है। हो सकता है डेटा ही गलत हो, हिस्टोरिकल डेटा होता है ना, तो डेटा ही गलत हो। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा कंपैरिजन आते हैं ना विद अदर, ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ एकांत, ठीक है। सो जो है हमारा कंपैरिजन आते हैं पीईडी का वाईडी के साथ या पीईडी का एक्सीडी के साथ। एक्यूरेसी ऑफ डेटा जो है ना, वो सबसे कम इशू है पीईडी के लिए, और सारी इलास्टिसिटीज एक्सीडी वाईडी इसमें ज्यादा इशू है एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ठीक है। ये तुम लोग जब कंपेयर कर रहे होते हो तो लिखते हो कि पीईडी का जो इशू है वो ज्यादा जो है वो परसिस्टेंट है फॉर जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो भी हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। अच्छा एकांत, मेरे जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि आपकी जो पीईडी की जो हमारी सारा एनालिसिस है ना, ये हमारा हिल जाता है बिकॉज ऑफ टाइम होराइजन, ठीक है। कि शॉर्ट रन में हो सकता है कि मेरे लिए पीईडी इनइलास्टिक हो एक प्रोडक्ट की, लेकिन लॉन्ग रन में हो सकता है कि मेरे लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो जाए, ठीक है। सो हो सकता है कि कार मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल ले लो, हो सकता है कि लॉन्ग रन में बुलेट ट्रेन्स बन जाए पाकिस्तान में, ठीक है। तो इनइलास्टिक डिमांड भी हो सकती है, हम सब बैठ के जो है वो बुलेट ट्रेन में आएंगे इस्लामाबाद से लाहौर, ठीक हो गया। सो आगे समझ यहां तक, अब हम आगे चलते हैं। फिर इसकी हाँ एक बड़ी ब्रॉड सी जो है वो सॉरी कंज्यूमर सेगमेंटेशन। भाई कंज्यूमर सेगमेंटेशन कैसे करेंगे बेस्ड ऑन पीईडी, ये भी एक मसला है, सही है। वही वाली चीज ना कि पीईडी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन, इसको सिंपल, ये सारी चीजें 6, 7, 8 को एक सिंपल लाइन में मैं बता देती हूँ। पीईडी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। सो फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके लिए जो है वो एक लग्जरी कार की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो, उसके लिए वो नेसेसिटी हो, और कोई और बंदा है उसके लिए जो है वो लग्जरी कार की डिमांड इलास्टिक हो। हाउ विल यू सेगमेंट इट, हाउ विल यू ये इतनी आप जो है वो नुआंसेस जो है वो कैसे आप यानी कि जो है उनमें जाओगे, क्योंकि पीईडी जो है वो तो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपको उसकी वजह से आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो सारा एनालिसिस है ये थोड़ा सा हिल जाता है, ठीक है, ये आपका वीकन हो जाता है। अब मैं आई एम टेकिंग अ पॉज एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस कि अगर कोई क्वेश्चन है या बीच में मेरी वो आवाज लैग हुई है या कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो वो जरा तुम लोग मुझे जो है वो बता दो। आ गया, सारे सारे पॉइंट समझ आ गए हैं? तो हुसैन मुझे ये बताओ कि एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैसे वीकन करता है हमारी प्राइस पीईडी के एनालिसिस को? मैम एक्यूरेसी ऑफ डेटा क्या करता है? कैसे वीकन करता है हमारे पीईडी के एनालिसिस को? व्हीकल। वीकन भाई, वीकन। अच्छा वीकन। एक्यूरेसी हाँ, ऑफ डेटा कैसे वीकन करता है हमारे? पीईडी के एनालिसिस को। मतलब इतनी दफा टीचर से पूछो कि टीचर माफी मांग ले कि भाई मैंने क्वेश्चन पूछा ही क्यों नहीं नहीं है, तुम मैम, ना बताओ। मैं दूसरी डिवाइस से क्लास ले रहा हूँ, इससे आवाज ओके बहुत कम आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है, आ गई आवाज, आई है अब? जी। बताओ। एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैसे वीकन करता है हमारे, सॉरी लास्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एनालिसिस को। ओके। मैम जो, हाँ मैम, अगर मतलब आप कह रही हैं अगर हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होगा डेटा तो हमारी हम्म प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी इफेक्ट होगी। अच्छा, भाई क्लास में कुछ सुन रहे थे? कोई और बताएगा? रिदा?
मैम जितना ज्यादा एक्यूरेट डाटा होगा उतनी ज्यादा हम assumption उसको मतलब लाइक इट वुड बी मोर रेलिवेंट। हाँ वो होगा, लेकिन वीकन कैसे पीईडी के मतलब, यानी कि ये इशू कैसे है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एनालिसिस में, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इशू कैसे है? बिकॉज मैम इट इज ऑल हिस्टोरिक डाटा। गुड, मैम ठीक है। हाँ बताओ। मैम इस डेटा को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना मुश्किल है, प्राइसेस का सारा आपने पहले पूरी प्राइसेस देखनी है, आपने देखना है अच्छा पहले प्राइस ये थी, इस प्राइस में ये क्वांटिटी हो रही थी, फिर ये प्राइस थी, यानी कि P1 थी तो Q1 उसमें इतना था, P2 थी तो Q2 उसमें इतना था। ये P1 और Q1 एंड P2 एंड Q2 कैलकुलेट कैसे करोगे, निकालोगे कैसे डेटा? ठीक है, ये डेटा फाइंडिंग ही बड़ी मुश्किल है, कलेक्शन ऑफ डेटा इजी कर देते हैं, collection of data is not easy in PED, but it is far more difficult. This collection of data is far more difficult in YD and XCD. YD और XCD क्या बला है वो हम बाद में जाके करेंगे. But for now, it's important for you to know that collection of data is not easy for PED and it is far more difficult for YD and XCD. फिर दूसरी मैंने वीकनेस बताई, मैं वीकनेस फिर से बता देती हूँ, वीकनेसेस थोड़ी सी रिपीट कर देती हूँ, तुम लोगों के साथ मिलके ही तुम लोग थोड़ा सा आंसर उसको करोगे। अयान, और क्या इस सारे एनालिसिस में, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एनालिसिस में तुम्हें और क्या वीकनेस नजर आ रही है? एक कार मैन्युफैक्चरर को क्यों नहीं हेल्प करेगा ये पीईडी का डेटा या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज? मैम यही हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाटा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, और उसके अलावा हाँ, पीडी हर बंदे पे, मतलब हर बंदे का डिफरेंट होता है, डिफरेंट टारगेट मार्केट्स होती हैं हर कार मैन्युफैक्चरर की, तो उसको डिसाइफर करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक हो गया, गुड हो गया। टाइम होराइजन प्रॉब्लम भी हमदा ने बताई है, ठीक है ना, कि शॉर्ट रन में आपकी जो है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है, और लॉन्ग रन में आपकी जाके वो इलास्टिक हो जाएगी। आप अपनी पाकिस्तान में बैठे हो, हम जो है वो एक गाड़ी, हमारी छोटी सी भी गाड़ी जो है वो 30 लाख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हम इतनी प्राइसेस हाई करके बैठी हैं, कल मरियम नवाज बना दे बुलेट ट्रेन, ठीक है, तो फिर तो आपकी कोई गाड़ी खरीदेगा ही नहीं ना इतनी हाई प्राइसेस में, सही है। अच्छा, फिर जो है ये सारी हमारी जो है ये वीकनेसेस है, इस तरह से तुम लोगों ने आंसर लिखने हैं, जो ये सारी कहानियां बनाई है मैंने और बताई हैं तुम लोगों को, इसी तरीके से तुम लोगों ने आंसर लिखनी है। जेनेरिक आंसर्स के कोई मार्क्स नहीं मिलते, ये सारा तो तुम लोग पढ़ सकते हो यार, ये तो नेट से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अक्सर तुम लोग एआई से भी आंसर्स उठा उठा के बना लेते हो, चैट जीपीटी से गलत मलत, ठीक है ना, तो वो भी तुम लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन फायदा नहीं है उसका, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मूसा और मेहदी तुम लोग हंसते हुए गए हो, तुम लोगों पे अब मुझे शक हो रहा है कि कहीं तुम लोगों ने तो नहीं चैट जीपीटी से आंसर्स किए थे? हाँ, मैम चैट दोनों। जीपीटी से आंसर भी नहीं हंस रहे थे मैम, कुछ ओके और। ओके, ठीक है, सही हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और तुम लोग मुझे, यू गाइज हैव 10 मिनट्स, ठीक है, तुम लोगों ने मुझे इस क्वेश्चन पे जो मैं तुम लोगों को सेंड कर रही हूँ ऑन व्हाट्सएप, तो वो तुम लोगों ने मुझे आंसर करके बताना है, उसकी आउटलाइन बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसकी तुम लोगों ने मुझे आउटलाइन बनानी है कि असेस वेदर, अच्छा ये पीडी फॉर लैपटॉप्स, कुछ लोगों ने ये किया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कुछ लोगों के 12 में से 12 मार्क्स भी आए हुए हैं, लेकिन जिन्होंने किया हुआ है वो फिर से करें, ताकि फिर वो अपना सैंपल आंसर जो है वो सेंड कर सकें। सिर्फ आउटलाइन बनानी है, और आउटलाइन में तुम लोगों को पता है मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस देती हूँ, इवेल्युएशन कंप्लीट लिखनी है। मैम क्या करना है? यार करना ये है कि तुम लोगों ने, मैंने एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड की है, असेस वेदर पीईडी फॉर लैपटॉप्स वुड बी इलास्टिक और इनइलास्टिक, इसकी बनाओगे आउटलाइन, और एंड पे तुम लोग एक इवेल्युएशन का पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। तुम लोगों के पास कोई 10 मिनट हैं, शुरू हो जाओ।